नमस्कार, हमारे कक्षा 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बार जुड़ जाएं भाई। हम आपके लिए आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं कि जो कि बोर्ड ने दिया, ठीक है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर भी आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 2021-22 जैसा कि आप जानते हैं, ओएमआर बेस्ड आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। ओएमआर पर आपको क्वेश्चन के आंसर फिल करने होंगे। वो अलग बात है आपके कॉलेज में कैसे कराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बोर्ड ने जो बताया है मैं आपको बता दे रहा हूं। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक 70 रहेगा। आराम से इस पेपर को ढंग से देखिएगा। और हमने ऑब्जेक्टिव आपके सामाजिक विज्ञान के करा रखे हैं, वो भी आप आराम से देखिएगा। इन सारे प्रश्नों के जवाब वहीं पर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। 70 मिनट का 70 का पूर्णांक होगा और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका होगा। वो अलग बात है आपके कॉलेज में कुछ और ही निर्देश दिए गए हों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपका होगा, आ खंड होगा और बा खंड होगा। 20 अंक के बहुविकल्पीय खंड आ में होंगे और 50 अंकों का बा वाला खंड होगा, जिसमें वर्णात्मक यानी वर्णात्मक 2, वर्णात्मक 1 और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित होंगे। दिए गए मानचित्र को आप उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करेंगे। दृष्टिबाधिक विद्यार्थियों को क्या करना है, परीक्षार्थियों को मानचित्र के कार्य के स्थान पर उनको बस अलग से उनको आंसर लिख देने हैं, ओनली बस। आप खंड आ में देखेंगे तो आप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। रूस की 1917 की अक्टूबर की क्रांति के क्या परिणाम थे? आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं, बिल्कुल आप इसका सही जवाब दे दीजिएगा। और डेमोक्रेशिया शब्द किस भाषा से निकल के आया है? या फिर सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक कौन है? इनके आंसर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें भी दे देंगे। और हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली कहां और वहां का कौन सा वर्ग करता था? कुलीन, पादरी, सामंती कौन करता था? निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता, जाति भेदभाव, यही इसका राइट आंसर होगा। बुग्याल क्या थे? बुग्याल किसको कहते थे? बुग्याल ये ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान थे, दबाव में स्थित घास के मैदान थे, दक्षिण भारत के घास के मैदान थे, कुमाऊं गढ़वाल की निचली पहाड़ियों शुष्क या सूखे इलाके को कहा जाता था। हैं तो आगे देखिए, मार्सिले क्या था? इंग्लैंड का राष्ट्रगीत था, फ्रांस का था, जर्मनी का था, रूस का था। फिर 8वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है? हम करवा रखे हैं, इससे इसमें से क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमने अलग से ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रखी है, आपकी मिल जाएगी। तो आप ऐसे सर्च कीजिएगा, सोशल साइंस क्लास 9th ज्ञान सिंधु। जैसे ही आप सर्च करते हैं ज्ञान सिंधु ऐसे स्पेलिंग डालते हैं तो आपको हमारा ही वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता क्या है? ये आपको 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। संतुलित स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया? और कक्षा 9 के जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं कवर हो चुके हैं, हिंदी के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव भी कवर हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, ठीक है। और भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये बताइए आप। यदि आप ग्रीष्मावकाश में करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कहां जाएंगे? पहले तो लक्षद्वीप जाएंगे, फिर करवत्ती जाएंगे। मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है, तो वो कौन सा देश है जिसकी भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो तजिकिस्तान की नहीं लगती है। निम्न में से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? निम्न मृत्यु दर, उच्चतम जन्म दर, निरक्षरता, उपरोक्त सभी। तो भैया देखो, निरक्षरता भी है, ये उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, क्योंकि उच्च जन्म दर बहुत है, निम्न मृत्यु दर, मरते कम है, पैदा ज्यादा होते हैं, निरक्षर हैं तो वो पैदा करते रहते हैं बच्चे, इसलिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक गतिविधि नहीं है कृषि, उत्खनन, खनन, बैंकिंग। और निम्नलिखित में से कौन एक गैर आर्थिक गतिविधि है? बाजार में मछली बेचना, एक निजी फर्म में काम करना, परिवार के लिए खाना बनाना, एक संस्थान में शिक्षण कार्य करना। यानी गैर आर्थिक माने पैसा वैसा नहीं पड़ता है, तो परिवार में जो कोई खाना बनाता है उसको पैसा कहां वो लेता है भाई? पैसे के लिए थोड़ी करता है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? बताओ। कर्क रेखा, जनसंख्या, वायुदाब, अक्षांश। तो कर्क रेखा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन सा है? या एक व्यक्ति कागजों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में आप सम्मिलित करेंगे?
आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव की ओर, वो भी आपको हम दिखा देते हैं और बता देते हैं। हम ये आपको पूरा प्रारूप बता रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम प्रस्तावित है, फरवरी में हो जाने हैं आपके 9 और 11 के, ठीक है। इनके उत्तर लगभग वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 1, इनके उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में यानी 80 शब्दों में देने हैं। भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, या फिर ये 4 अंक का है ना, तो इसमें से 2 में से 1 करना है, या फिर अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतू किस्म के लोगों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को शासन के अन्य प्रारूपों, अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है? इसके पक्ष में 2 तर्क प्रस्तुत करने हैं। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जो आपकी दृष्टि में अति आवश्यक हो। तीसरा प्रश्न आएगा कि यदि भारत के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी न होती तो मैदानी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। 4 अंक का क्वेश्चन होगा, 4 अंक, 4 अंक के सभी हैं डिस्क्रिप्टिव 1 में। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है भाई? बताइए, इसके 2 कारण बताइए, ठीक है। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों समझते हैं? इसका आंसर आप दीजिए। अथवा अगर वो नहीं आता तो क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या है? इस संबंध में आप अपना मत स्पष्ट कीजिएगा। अब वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव संख्या 2 आती है, जिसमें आपको 150 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। इससे कम में अगर आप देते हैं तो 4 2 6 अंक मिलने हैं, उसमें से 4 ही 3 ही मिलेंगे, तो आपका स्कोर खराब जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया था? आप ये लिखे। अथवा ये नहीं आता है तो समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवादी किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे? मूल अधिकार से क्या आशय है? वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये भी 4 अच्छे अंक का है, ठीक है। एक प्रकार से समझ लो दीर्घ उत्तरी है। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? अगर वो नहीं आता तो ये लिखो, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। एक बार शेयर कर दो यार, बहुत थक जाता हूं मैं आपके लिए काम करता करता, तो शेयर कर दो भाई। मानसून से क्या तात्पर्य है? मानसून के वापसी का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित स्पष्ट कर दीजिए भाई। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने के क्या कारण है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। देखिए, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ पा सकते हैं। upmsp.edu.in पर जाकर भी आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हरित क्रांति का क्या अर्थ है भाई? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का ये योगदान क्या रहा है? स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव 2 यानी कि वर्णनात्मक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दीर्घ उत्तरी मिलेंगे। अब आपको मानचित्र कार्य मिलेगा। मानचित्र कार्य में देखिए, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा आपको क्या करना है? नाम सहित दर्शाना है। सही नाम के लिए तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक मिलेगा, तो आपका 1 अंक एक क्वेश्चन का हो जाता है। अगर आपने पूरा ये मान लो मैप बना हुआ है और मैप में आप सही जगह पे सही चीजें दर्शाते हैं तो इसका 1/2 मिलेगा, और अगर कॉपी में भी लिखते हैं तो आपको इसका 1/2 यानी कि 1 अंक एक क्वेश्चन का मिल जाता है। मान लो किसी क्वेश्चन को आपने किया लेकिन उसको केवल उत्तर ही लिख दिया और मानचित्र में नहीं दर्शाया तो आधा अंक मिलेगा। अगर मानचित्र में भी सही स्थान पे दर्शा दिया है और उत्तर भी सही लिख दिया है तो आपको पूरा का पूरा 1 अंक मिलेगा। तो ये कटने मत देना आप, ठीक है। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, भारत के उस राज्य का नाम जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, वह स्थान जो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी, वो बताइए आप। केवल दृष्टिबाधित जो बच्चे होंगे उसको केवल मानचित्र कार्य को विकल्प के रूप में दिया गया है और उनको उत्तर पुस्तिका में अपना लिखना है, ठीक है। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में ही यानी आंसर शीट में ही लिखना है, आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना। किसको? जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम लिखिए, या फिर केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम लिखिए, या भारत के उस राज्य का नाम लिखिए जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, अफ्रीका के उस क्षेत्र का नाम लिखिए जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी का नाम क्या था, वो लिखना है। अब अगला देखिए, निर्देश भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित कार्य को दर्शाना होगा आपको। अब ये भारत का मानचित्र आपके लिए आएगा, भारत का मानचित्र भी आपको फिल करना होगा। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखना होगा,
ठीक है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह जिस चिन्ह द्वारा आप दर्शाइए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है भाई, तो इस चिन्ह द्वारा आप दर्शाइए। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह द्वारा आप दर्शा दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, अब आपका दृष्टिबाधित के लिए आएगा, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए देखिएगा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहां पर सेम वही है कि यहां पर केवल उनको उत्तर लिखना है अपनी आंसर शीट में, ना कि उनको मैप फिल करना है। पश्चिम से पूर्व बहने वाली एक नदी का नाम लिखना है, पूर्वी घाट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम लिखना है, और राजस्थान के एक मरुस्थल का नाम लिखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है, और गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम लिख देना है। तो आज का आपको पेपर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिए एंड स्टडी मटेरियल के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आपकी लाइव क्लासेस हिंदी की जारी हैं और जबरदस्त MCQ यानी OMR बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। 20 के 20 आपको रगड़ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।